दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर संसद से सड़क तक राजनीति की। जो वंदे मातरम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी का उद्घोष हुआ करता था, आज़ाद भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वोट राजनीति के लिए आरोप प्रत्यारोप का अवांछित खेल बन गया है। बहुदलीय लोकतंत्र में राजनीति प्रबल न हो यह संभव नहीं, पर हर मुद्दे पर राजनीति अवांछित और खतरनाक प्रवृत्ति है। न तो लंबे संघर्ष और बलिदानों से हासिल आजादी का अमृतकाल संकीर्ण दलगत राजनीति से बच पाया, और न ही संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने पर हुए आयोजन। वैसा ही परिदृश्य राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर दिख रहा है। राष्ट्र के जीवन में ऐसे ऐतिहासिक मोड़ गौरवशाली विरासत होते हैं, जिनका उपयोग खासकर युवा पीढ़ी को इतिहास से परिचित कराते हुए बेहतर भविष्य का संकल्प लेने के लिए किया जाना चाहिए। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की यह विडंबना ही कही जाएगी कि ये गौरवशाली क्षण भी दलगत राजनीति के ग्रहण से नहीं बच सके। न तो वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश भर में हो रहे आयोजन, और न ही संसद में इस पर हुई चर्चा दलगत राजनीति और परस्पर आरोप प्रत्यारोपों से बच पाई। आदर्श स्थिति होती अगर संसद एक स्वर से वंदे मातरम गाते हुए उसमें निहित राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त कर विकसित भारत का संकल्प लेती, लेकिन राजनीतिक सहमत के खेल में ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया गया। यह राजनीति अवांछित है। यह इस बात से भी पता चलता है कि 1937 में तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिए गए फैसले के लिए अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते हुए राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह के प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और इस राष्ट्रगीत में काट छांट स्वीकार कर देश में विभाजन के बीज बोने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। मुस्लिम समुदाय में वंदे मातरम के बढ़ते विरोध के मद्देनजर 1937 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा इस राष्ट्रगीत के पहले 2 छंद ही भविष्य में गाए जाने संबंधी निर्णय की बाबत मोदी ने असत्य नहीं कहा, पर उसके लिए सिर्फ नेहरू को जिम्मेदार ठहराना अर्ध सत्य अवश्य है। नेहरू उस कार्य समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन उसमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद और गोविंद वल्लभ पंत सरीखे वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल थे। जो निर्णय 88 साल पहले कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर लिया था, उसके लिए अब अकेले पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराना तर्कसम्मत तो हरगिज नहीं। पर चुनाव केंद्रित राजनीति तर्कों के बजाय तेवरों से चलती है। इसीलिए कांग्रेस समेत विपक्ष भी स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय संविधान के प्रति उसके पूर्वजों की भूमिका के चलते बीजेपी नेताओं को कटघरे में खड़ा करने का मौका नहीं चूक रहा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा विरोध के ऐलान के मद्देनजर मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम में काट छांट स्वीकार की, जिससे देश विभाजन के बीच पड़े। तो कांग्रेस याद दिलाना नहीं भूली कि बीजेपी के पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी। इतिहास निष्पक्षता और निर्ममता से घटनाओं और तथ्यों को दर्ज करता है, इसलिए उससे मुंह नहीं चुराया जा सकता। अतीत की गलतियों पर नजर डालने और उससे सही सबक सीखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उनका संकीर्ण दलगत चुनावी हितों के लिए इस्तेमाल खतरनाक है। बेशक वंदे मातरम बाद में पूरे भारत में ही राष्ट्र प्रेम की हुंकार बन गया,
और ये भावना आज तक बरकरार है। लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह गीत मूलतः बंगाल को केंद्रित कर लिखा था। तथ्य यह भी है कि 1885 में उनके जिस उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल किया गया, उसके कथानक से मुस्लिम विरोध की ध्वनि निकलती है। वंदे मातरम के जिन छंदों को छोड़ने का निर्णय कांग्रेस कार्य समिति ने लिया, उनमें भारत माता के रूप में दुर्गा की वंदना है। इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत, खासकर मूर्ति पूजा निषेध बताते हुए मुस्लिम समुदाय वंदे मातरम गाते हुए असहज महसूस करता था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए वंदे मातरम के पहले और निर्विवाद छंदों को ही भविष्य में गाने के निर्णय को उस एकजुटता को बनाए रखने के रूप में भी देखा जाना चाहिए। कांग्रेस ने तमाम गलतियां की होंगी, पर किसी भी राजनीतिक दल के देश प्रेम पर सवाल उठाना तर्कसम्मत नहीं। आखिर राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार वंदे मातरम गाया था। 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक की शुरुआत भी इसी गीत से हुई थी और कांग्रेस शासन में ही 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। फिर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष खुद को देशभक्त बताते हुए दूसरे को कटघरे में खड़ा करने के मौके तलाशते हैं, तो उसके मूल में चुनावी दांवपेच ही है। बेशक वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश भर में आयोजन और संसद में चर्चा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बीजेपी की राष्ट्रवादी छवि मजबूत होती है, पर इसके जरिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए निगाहें पश्चिम बंगाल में चंद महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी टिकी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में सामूहिक गीता पाठ के आयोजन को भी चुनावी ध्रुवीकरण की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। मुस्लिम आबादी का सबसे ज्यादा प्रतिशत पश्चिम बंगाल में है, तो तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक मानी जाती है। विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर संसद के इस शीतकालीन सत्र में खुद के लिए मुश्किल मुद्दों से ध्यान बटाने की भी सत्ता पक्ष की रणनीति रही होगी। 1 दर्जन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के मुद्दे पर सड़क पर मोर्चा खोल चुका विपक्ष संसद में भी सरकार को घेरना चाहता था। सत्र के पहले सप्ताह में हंगामे के बाद चुनाव सुधार के नाम पर चर्चा पर सहमत हुई सरकार विपक्ष को रक्षात्मक कर देना चाहती थी। रणनीतिक दृष्टि से राजनीतिक सहमत का खेल चलता रहता है, पर उसमें राष्ट्र मन को आहत करने वाले मुद्दों को मोहरा बनाने से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।